मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री का एक ही लेक्चर ये बचा हुआ है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर एचएसएससी एचपीएससी में जो भी एग्जाम में आए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन ना आपसे रह पाए। देखिए, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी चीजें बोर्ड में हम बता रहे हैं उनको अच्छे से देखना है और उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये एग्जाम में हिट क्वेश्चन होते हैं। और कोई भी अगर एग्जामिनर है, एग्जाम को अगर वो सेट कर रहा है तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ और इनको हायर पायदान पे रखता है, क्योंकि जनरल लाइफ के क्वेश्चन, क्योंकि जब हम जीके की बात करते हैं उसमें कोई भी सब्जेक्ट है तो वो इस तरीके के क्वेश्चन रखे जाते हैं जो जनरल लाइफ में यूटिलाइज हो ज्यादातर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये साइंस का मास्टर स्ट्रोक है, साइंस मास्टर स्ट्रोक 15 नंबर का है ये। अभी तक 15 हमने साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस कर चुके हैं, ये लास्ट है केमिस्ट्री का। इसमें देखिए हम पहले करेंगे जो अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट हैं वो किस तरीके से कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट पे बात देखिए, अर्थ की ना तीन लेयर होती हैं। अर्थ क्रस्ट पहली ऊपर वाली, देन आपकी मेंटल, देन आपकी कोर, ठीक है ना। ये सबसे ऊपरली है, ये बीच वाली है और ये आपकी सबसे मिडल वाली है, ठीक है ना। इसमें कई बार क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि किस जो लेयर है इनमें कौन सा कंटेंट होता है। जो क्रस्ट है उसमें सियाल होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद मेंटल जो है उसमें आपका सीमा, ठीक है, इसमें सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ये ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोर की, कोर क्या है, ये इनर लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जिसमें आपका निकिल एंड आयरन, निकिल प्लस आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो अर्थ है उसकी जो ग्रेविटी है या उसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो ज्यादा होती है, किसके कारण, क्योंकि आयरन कहां पे प्रेजेंट है, वो कोर में है। हर एक चीज को वो मान ले अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा मेटल कौन सा, आयरन ज्यादा है, तो चुंबकीय शक्ति जो है वो कोर के कारण है, वो आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। साथ में अब बात करें क्रस्ट के बारे में, हम बात कर रहे थे अर्थ क्रस्ट के बारे में। यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं। पहला जो है ऑक्सीजन। मैं बात एनवायरमेंट की नहीं कर रहा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं या फिर एनवायरमेंट की बात करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब ये दो गैस ज्यादा होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो लगभग 20-21% की होती है। और फिर उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन हम बात करें अर्थ क्रस्ट की ऊपरली लेयर, जो ऊपर की लेयर परत होती है, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, देन सिलिकॉन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, देन आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आपका आयरन। ये क्या है, बढ़ती हुई जो परसेंटेज है उसमें है। फिर आपका आयरन के बाद आपका कैल्शियम है, देन आपका पोटेशियम है, देन मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन होता है, आयरन के बाद कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के बाद आपका पोटेशियम, देन मैग्नीशियम। ये एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अर्थ क्रस्ट से आप एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट से कंफ्यूज ना हो। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये चीजें हैं। एक अर्थ जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है
उस पे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसमें वो किस तरीके से है, आप उसको कितनी लेयर है, एक तो इंपॉर्टेंट। पहली लेयर जो नीचे होती है लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक जो नीचे होती है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। उससे जो ऊपर होती है, उससे जस्ट ऊपर जो होती है, उससे जो ऊपर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, इनकी मैं एक एक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है इनके बारे में बताऊंगा। यहां जो ट्रोपोस्फेयर होती है और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज, यहाँ पे जो जितने भी जेट है ना वो फ्लाई करते उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं इस ट्रोपोपोज पे उड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं क्योंकि बहुत नीचे है, ना वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। तो इनके बीच में जो ट्रोपोपोज होती है उसमें उड़ते हैं ये जेट और कोई भी एरोप्लेन है। स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर होती है। ओजोन जो हमें किससे बचाती है, सूर्य की जो यूवी लाइट होती है ना, यूवी रेज, उनसे हमें ये बचाती है। उसको ये क्या करती है, एक लेयर सी बनी होती है, एक परत होती है हमारी अर्थ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, ताकि यूवी रेज इसको क्रॉस ना करे और ये यूवी रेज को ये ट्रैप करती है, इसको पकड़ के रखती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बताया गया है वो है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन को जो ज्यादा डिग्रेड करता है ना ओजोन लेयर को, वो CFC होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ग्रीन हाउस गैसेज, उनसे कंफ्यूज रहते हैं। नहीं भाई, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हमारे एनवायरमेंट में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें होती हैं, ठीक है। उसमें क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, गर्म कर देती हैं पूरे एनवायरमेंट को। जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, आपकी मीथेन है, ये आपकी क्या है, सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। आप देखिए, जब आप बात कहीं भी आप ट्रेवल करते हैं, जहां पे आपकी जो भी कार, बस, जीप या जो ट्रेवल के साधन जहां पे ज्यादा है और डीजल पेट्रोल का यूज किया जाता है, वहां पे आपको ना एक ब्लू ब्लू सी लेयर दिखाई देगी। वो किसकी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की लेयर होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो आप देखेंगे क्या करती है, एसिड रेन करती है। एसिड रेन, ये भी पूछा गया है, एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों, सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिलीज होगी एनवायरमेंट में, क्यों, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कार, बस, जीप में हम यूज करते हैं, उनसे निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। जब ये एनवायरमेंट में आके वाटर से साथ रिएक्शन करेगी, ये बनाती है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी तो ये क्या करेगी, एसिड रेन करेगी। समझ में आई बात। आप देखेंगे जो ताजमहल है ना, ताजमहल, ताजमहल को जो ज्यादा डिग्रेड कर रही है, उसकी ताजमहल की जो ब्यूटी है वो इसके कारण खराब हो रही है, H2SO के कारण। समझ में आई बात। ये चीजें थी। अब मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के ही कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक बचे हुए हैं, बहुत जल्दी से। देखिए, आप जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोई भी अगर आपका एटम है या मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के एक मोल, एक कोई भी आपका एटम है, उसका जो एटम एंड मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का है, ठीक है, एक मोल जो है, 1 मोल ऑफ एनी एटम या ऑफ एलिमेंट, वो उसमें कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये याद रख लेना, ये बार बार पूछा गया पार्टिकल्स, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। उसके बाद इसी में मैं बात करूंगा, जैसे
देखिए आपने विबग्योर सुना होगा, विबग्योर, ये क्या है, हमारा विजिबल रीजन है जहां पे हम अपनी आंखों से कलर को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं सनरेज में। ये जो विजिबल रीजन है ना, विबग्योर जो है, ये इससे पहले रेज कौन सी हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, रेज स्पेक्ट्रम, और इसके बाद कौन सी हैं। देखिए विजिबल क्या है, लगभग 700 नैनोमीटर की रेंज में होता है, ठीक है। अब जब इस पे हम विबग्योर के बाद या विबग्योर से पहले देखें, वो होती हैं आपकी कौन कौन सी, एक्सरे, यूवी रेज, ठीक है ना, ये सारी की सारी आपकी इससे पहले होती हैं, ठीक है। एक्सरे होगी आपकी, यूवी रे होगी आपकी, यहाँ पे यूवी रे आती है, यूवी रे, देन एक्सरे, देन गामा रेज, ये एक सीक्वेंस होती है। यूवी रेज होती हैं, फिर यूवी रेज लगभग 400 की रेंज तक होती हैं, ठीक है ना, फिर एक्सरे होती है, फिर आपकी गामा रेज होती हैं। कैसे, यूवी रेज विजिबल रीजन के नजदीक होती हैं, यूवी विजिबल, देन आपकी एक्सरेज, देन आपकी गामा रेज, और गामा रेज से जो पहले होती हैं वो होती हैं आपकी कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज होती हैं। उसके बाद जो होती हैं विजिबल रेज के बाद होती हैं IMR, ठीक है ना, ये होती हैं, इसमें आपको इंफ्रारेड होगी, जैसे आई से क्या होगी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव है, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो, ठीक है ना, ये होती हैं। इसको याद करें, यूवी रे जो है विजिबल रीजन 700 तक होता है, इसमें विबग्योर है आपका, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, जो हम विजिबल जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। उससे पहले क्या आती है, यूवी रेज होती हैं। सबसे मतलब इनकी जो आप बोले कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और जो इनकी जो वेवलेंथ होती है, जो इनकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, घटती जाएगी, इधर घटती जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो ये एनर्जी इनकी ज्यादा होगी, ध्यान रखना इस चीज का, और खतरनाक साबित होंगी। वेवलेंथ एंड एनर्जी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वेवलेंथ अगर कम है, एनर्जी ज्यादा होगी, बहुत खतरनाक लेथल साबित होगी। वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम होगी। वेवलेंथ कितनी है, 700 है, एनर्जी कम होगी। इस तरीके से इनकी फिर क्या है, एनर्जी, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, इसमें इधर घटती जाती है, तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो ये वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है ना। पेनिट्रेशन जो पावर है, जिसको पेनिट्रेट, स्किन के अंदर से यूवी, एक्स, गामा, ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट करती हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी है, या आपकी जो एनर्जेटिक जो पार्टिकल है इनमें, वो जल्दी से पेनिट्रेट कर देंगे। लेकिन ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि 700 अगर विजिबल का, इससे तो ज्यादा ही मिलेगी ये, तो इनका है, तो इसका बाद एनर्जी कम होगी, तो पेनिट्रेट ये कर नहीं पाएंगे। एक तो था ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसी में मैं बात करूंगा हाँ, एसिड और बेस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसिड और बेस पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा। इन एग्जामों में बार बार आया एसिड और बेस, और मैंने एक वीडियो में बताया भी है एसिडिक कौन कौन चीजें एसिड होती हैं। एसिड कौन से होते हैं, जो बहुत जल्दी से क्या करते हैं, एचाइन देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं उनको, ठीक है ना। जब ये एसिड है तो ऑब्वियस सी बात, आप इसको किससे चेक करेंगे, लिटमस पेपर होगा चेक करने के लिए, या नॉर्मली आपको अपने घर में अगर करना है। ये HSSC के अभी एग्जाम में आया था, FSL के एग्जाम में, और FSL में भी आया था, और आई थिंक स्टेट में भी है ये क्वेश्चन। तो घर में जो हम करक्यूमिन यूज करते हैं ना, हल्दी जो यूज करते हैं, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई लिक्विड एसिड है या बेस है। ये कलर चेंज कर देता है। लिटमस जो पेपर है ना, अगर वो ब्लू कलर का है, अगर वो आप उस पे एसिड डाल दें, पेपर पे एसिड डाल दें, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाए, तो समझ लेना वो एसिड है। क्या है वो, एसिड है,
ठीक है, समझ में आई बात। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था, ब्लू से रेड अगर कन्वर्ट हो जाए तो आपका क्या है, वो एसिड है। उसके बाद बहुत सारे एसिड हैं, आपने सुना भी होगा, एसिड है जो है सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड जो है वो किस में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, अंगूरों में मिलता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है। देखिए ये भी पूछा गया एक बार, सिट्रिक एसिड याद आ गया, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, आपके जो लेमन है उनमें मिलता है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये मैचिंग में आया था ये क्वेश्चन एक बार। टार्टरिक एसिड आपका ग्रेप्स में मिलता है, अंगूर में मिलता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए और इनको एक बार जरूर कर ले। उसके बाद आप देखें, एक क्वेश्चन आया था HSSC में, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। गोल्ड की अगर प्योरिटी करनी है, गोल्ड को आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, गोल्ड को अगर आप प्यूरिफाई कर रहे हैं तो आप किस केमिकल को यूज करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर को। गोल्ड एंड सिल्वर की प्योर करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ये एक HSSC का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है जो हर बार HCS में भी आया है ये। उसके बाद आप बात करें बोरिक एसिड, जो आई वाश है ना, आई वाश, अगर आपकी आंखें खराब हैं या आंखों में कोई जलन महसूस कर रहे हैं या उस कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि जाला सा है यहाँ पे या आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो हम यूज करते हैं बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड का। ये भी एग्जाम में आया है। जो हम आई वाश लिक्विड यूज करते हैं या कोई भी केमिकल जो दवाई यूज करते हैं उसमें क्या होता है, बोरिक एसिड होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा, जो अगर आपको कोई चिट्टी अगर काट ले, चिट्टिया, रेड आंट, रेड आंट चिट्टी अगर आपको काट ले तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये भी एग्जाम में है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है भाई। जो चीजें अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, वो डायरेक्ट HSSC और HPSC या कोई भी एग्जाम ले लो, SSC का ले लो, DSSB का ले लो, RPSC का, UPPCS का, ये सारे एग्जाम जितने मैंने लिखे उनसे मैंने ये क्वेश्चन की एक साइंस के एक पैटर्न सा बनाया है कि ये क्वेश्चनों को बार बार टारगेट किया गया है। क्योंकि साइंस में ऐसा है कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उनको बहुत डर लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना है, उनका पैटर्न देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फॉर्मेट में करवा रहा हूं इसको बार बार रिवाइज करें। उसके साथ में आप जैसे अब बात करते हैं हम बेस की, बेस की, बेस क्या होते हैं, बेस, ये तो था एसिड। अब मैं बात करता हूं बेस के बारे में। बेस क्या होता है, जो OH आयन रिलीज करे, OH आयन रिलीज करे उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, यही होता है ना बेस। एसिड की जो रेंज होती है 0 pH से, pH जो है एंटी लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं, pH की डेफिनेशन है एंटी लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन से ही हम नापते हैं कि ये एसिड है या बेस है। आप देखिए इसकी जो pH होती है वो 0 to लेस देन 7, ये होती है एसिड की रेंज। बेस की रेंज जो होती है मोर देन 7 to 14 या 10 से ऊपर जाते वो तो एल्कलाइन हो जाता है, तो ये रेंज बेस की है, समझ में आई। अब जो बेस है, अगर आपको चेक करना है कि ये जो लिक्विड है ये बेस है या एसिड है, तो मैंने पहले बताया था जो घरों में नॉर्मल फार्मूला हम करक्यूमिन लेते हैं जिसको हल्दी बोलते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, ठीक है ना, उसमें क्या था, एसिड में ब्लू से क्या कर रहा था, वो रेड में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या करेगा, वो रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका एक अच्छा चेक करने का तरीका है। उसके बाद लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं बात करूंगा पीएच का, मैंने बता दिया, मैं पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जो पीएच है जो है बार बार एग्जामों में आती है, मिल्क की पीएच कितनी है, ठीक है, आपकी फिर मिल्क पे पूछा गया है, इसमें यूरिन की पीएच भी पूछी गई है,
ठीक, उसके बाद आपकी सलाइवा की पीएच भी पूछी गई है। सलाइवा की जो पीएच है 6.5 टू 6.8 है। ठीक है, यूरिन की पीएच 6.8 के इर्द गिर्द ही रहती है, इससे ज्यादा या कम नहीं जाती। मिल्क जो पीएच है वो मैं बता चुका हूं, आप चेक कर लेना मेरी प्रीवियस वीडियो में। जो ब्लड की पीएच है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। उसके बाद प्योर वाटर, तो प्योर अगर वाटर है उसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, इसी में आप देखिए जो टूथपेस्ट है, हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट, उसकी जो पीएच होती है वो 9.0 कंप्लीट 9 होती है। टूथपेस्ट की ये पीएच होती है। एक हम एसिडिटी को कम करने के लिए, एक एग्जाम में पूछा गया था, एसिडिटी को कम करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है अगर एसिडिटी हो जाए, उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये अच्छा है, एसिडिटी को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। अगर आपके पेट में एसिडिटी बन गई है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लीजिए, जिसकी पीएच कितनी होती है, 10.5 होती है। ठीक है, 10.5 इसकी पीएच होती है। आपके पेट में एसिडिटी है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड लेके आप उसको डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा जो एंटासिड होते हैं उनमें भी आप यही यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, विटामिन सी, मिल्क। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड भी बोलते हैं। एसिड का एंटी, एंट मतलब एंटी, एसिड का एंटी, Mg ये होता है इसमें, डाइहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगा बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड एनर्जी। ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में, चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। जो नॉर्मल, चाहे वो डी ग्रुप का है, चाहे वो सी ग्रुप का है, या कोई भी HCS लेवल का एग्जाम है हरियाणा में, HPSC और HSSC का एक ट्रेंड रहा है कि वो इनसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे बिहेवियर की बात करें गैसेज के, आप कैसे देखते हैं उनका बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ गैसेज, या तो आप उनका प्रेशर चेक करेंगे, या आप वॉल्यूम या टेम्परेचर, PVT, इन 3 चीजों से ही हम बताते हैं। और इनके लिए डिफरेंट लॉज हैं चेक करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर, P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, T से टेम्परेचर। ठीक है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उतनी ही कम होगी। बस सिंपल सी बात है, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी वॉल्यूम क्या होगी, आपकी कम होगी। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, बार बार पूछा गया है ये। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम आपको उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। 1 लीटर पानी तो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग, 100 लीटर पानी उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से है ये। उसके बाद गे-लुसक लॉ, गे-लुसक लॉ पूछा गया है। ये 2 तो इंपॉर्टेंट है भाई, इनको तो नोट कर लेना अच्छे से, ये बार बार पूछे गए हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। गे-लुसक लॉ, ये क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर, आपके घर में कुकर यूज करते हैं, जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया उतनी ही जो वेपर है वो बनेंगे, गैस बनेगी। ये है गे-लुसक लॉ। उसके बाद एक आइडियल गैस इक्वेशन है, पूछी गई है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल। ठीक है, आपका टेम्परेचर एंड R इज योर प्रेशर हो गया, R गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर केल्विन में नोट करते हैं। केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है, ध्यान रख लेना इस चीज को। अगर आपसे पूछे 10 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा,
273 में 10 ऐड कर दो भाई, 283 केल्विन के बराबर होगा। आपसे पूछे भी 50 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 273 में 50 ऐड कर दो तो आपका कितना आ गया, 3, 12 एंड 1 3, 323 केल्विन। केल्विन लगाना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर को मापने के लिए तीन चीजों का यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। इनका मैंने डिग्री टू फारेनहाइट और फारेनहाइट टू डिग्री मैंने एक फार्मूला बताया था, केल्विन का मैं अभी बता चुका हूं। जो इंपॉर्टेंट चीजें ना मैं आपको बता रहा हूं, ये बार बार पूछी गई है। उसके बाद इसी में हम बात करें आइसोटोनिक, और ये भी बता चुका हूं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये भी बता चुका हूं। हाँ, रबड़ पे, नेचुरल रबड़ पे और प्लास्टिक पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था HSSC में, मैं आपको बता देता हूं। आज आपकी केमिस्ट्री की जो क्लास है वो फिनिश हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू HSSC और HPSC में जितनी चीजें पूछी जाती हैं और आज तक जो पूछी गई है क्वेश्चन की फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे आप बात करें पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर वो होते हैं, मर होता है एक सिंगल यूनिट, मर, और पॉली मीन्स बहुत सारी, सिंगल यूनिट को मर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है और बहुत सारे ग्लूकोज मीन्स N = 1000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर ऐड कर दें, आप देखेंगे किस में होता है, स्टार्च में होता है ऐसा, आप देखेंगे ग्लाइकोजन में होता है ऐसा, ठीक है ना। अगर ये हो जाए तो क्या होगा, वो पॉलीमर होगा। तो ऑब्वियस सी बात, आपका स्टार्च भी पॉलीमर है, आपका ग्लाइकोजन भी पॉलीमर है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना, सेलुलोज भी आपका पॉलीमर है, सेलुलोज भी आपका पॉलीमर है। और पॉलीमर में और क्या क्या चीज आती है, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। शुगर में आपका कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया। दूसरा, प्रोटीन भी पॉलीमर होता है, प्रोटीन भी पॉलीमर है। उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐड होते हैं, चाहे सेम अमाइनो एसिड हो चाहे डिफरेंट हो अमाइनो एसिड हो। अमाइनो एसिड को 2 में डिफाइन किया था हमने। टोटल अमाइनो एसिड अर्थ पे 20 हैं, जिनमें से 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, एसेंशियल, और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हम नहीं बना सकते, नो फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, हम आउटसाइड से लेते हैं, वो बाहर से उनका यूज करते हैं या खाते हैं। 10 में कौन कौन से थे, एवी, हिल, MPTT, ठीक है, अर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, ठीक है, फिनाइलिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये चीजें हैं 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमाइनो जो हम नहीं बना सकते, हमारी बॉडी में कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं होता कि इन अमाइनो एसिड का सिंथेसाइज करें, हमें आउटसाइड से लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल वो होते जो हमारी बॉडी बना सकती है। ये था। अब जैसे हम प्लास्टिक की बारे में बात करें, प्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, इजिली सॉफ्ट होते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे वो हार्ड हो जाएगा, जैसे पॉलीलाइथिन है, पॉलीस्टायरीन है। थर्मोसेटिंग वो होते हैं परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, वो चेंज कांट बी यूज, एक ही बार यूज करेंगे, बार बार उसका यूज नहीं करेंगे, उनको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। नेचुरल रबड़ जो होती है वो क्या होती है, नेचुरल रबड़ होती है आइसोप्रीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेचुरल रबड़ क्या होती है, आइसोप्रीन होती है। नेचुरल रबड़, नेचुरल जो रबड़ होती है वो आइसोप्रीन होती है। आपकी सिंथेटिक रबड़ जो होती है, सिंथेटिक रबड़ वो क्या होती है, ये भी पॉलीमर है भाई, ये पॉलीमर होते हैं सारे, पॉलीमर, ये भी पॉलीमर है, ठीक है ना। प्रोटीन का बता दिया मैंने पॉलीमर, DNA भी पॉलीमर होता है क्योंकि उसमें बेस होते हैं, ठीक। रबड़ भी आपकी पॉलीमर है, रबड़ भी आपकी पॉलीमर होती है, ठीक। पॉलीमर में नेचुरल रबड़ क्या होता है, ये आइसोप्रीन होते हैं। सिंथेटिक रबड़ में होता है नियोप्रीन, सिंथेटिक रबड़ में नियोप्रीन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है, और n नंबर ऑफ नियोप्रीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके साथ हम LPG और CNG में लास्ट टॉपिक है आज का हमारा केमिस्ट्री का। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इनको रिवाइज करें, अच्छे से देखें। LPG की फुल फॉर्म क्या है और CNG की फुल फॉर्म क्या है। LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड पूछा गया है, ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक ना। अब देखिए लिक्विफाइड एलपीजी, आप आजकल चला हुआ है ट्रेंड एलपीजी के, हमारे जो भी है हम ट्रैवल के जो वेज हैं, बस कार जीप सभी क्या हो गए हैं, एलपीजी के सिलेंडर फिट किए जाते हैं उनमें, ठीक है ना। इनमें एलपीजी में क्या होता है इंपॉर्टेंट, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन, ये 3 चीजें होती हैं। अगर आपसे ये भी दिया हुआ तो ये भी ठीक है, अगर ये तीनों दिए हुए ये भी ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ब्यूटेन प्रोपेन आइसोब्यूटेन। लेकिन कंप्रेस नेचुरल गैस जो है वो क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस में तो मेनली क्या होगा आपका, मीथेन होगा, CH4 होगा, मीथेन, मीथेन ये होगा, ठीक है ना। कंप्रेस सीएनजी में एलपीजी है, सीएनजी जो है एलपीजी के सिलेंडर यूज करते हैं हम, जिनमें कार बस जीप में यूज करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, लेकिन ये खतरनाक थे। लेकिन अब सीएनजी यूज करने लगे, जिसमें हमारी क्या होती है, मीथेन होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है। ये अप्रूव्ड है, इसको ज्यादा अप्रूवल नहीं दी गई सरकार के द्वारा क्योंकि खतरनाक था। सीएनजी को अप्रूवल दे दी गई थी और इसमें ज्यादातर इसका जो घटक है वो क्या होता है, मीथेन होता है 95%। और सारी गैसें भी होती हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेनली आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन भी होती है, वाटर भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, लेकिन यही पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए और कौन सी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, आपका वाटर भी होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये भी होती हैं। ये कम चांसेस है पूछने के इसमें। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास, जो नीडी स्टूडेंट हैं उनके पास ये जाए और इसका लाभ हो। अगर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी इन जो हमने अभी क्लास की हैं इनमें कोई भी क्यूरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली वी रेक्टिफाई वेरी सून। अगर और भी कोई आपको लगता है कि ये कंसेप्ट आ सकता है एग्जाम में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और नविता क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है हमारा क्या, t.me/drnvn1726 ठीक है, 1726। इस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो या कोई कंसेप्ट आपको समझना हो तो आप इस पे हमारे से डिस्कस कर सकते हैं और इमीडिएटली आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, क्यूरी है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।